नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिन से हम इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में धर्म विज्ञान की एक नई मालिका शुरू की है। इसका उद्देश्य इतना ही है कि धर्म के बारे में जो विज्ञानवादी है, जो बुद्धिजीवी है, उनको इसके बारे में जानकारी मिले और जो श्रद्धालु हिंदू है उनके मन में धर्म के विषय में स्वाभिमान निर्माण हो। इस उद्देश्य को लेकर हमने धर्म विज्ञान की ये मालिका नई शुरू की है। इसमें हम अलग अलग विषय देख रहे हैं। आज भी हम अलग अलग प्रश्नों का उत्तर इसमें समझकर लेने वाले हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए हम इस मालिका को प्रारंभ करते हैं। मेरा पहला प्रश्न सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपको गुरुकुल को लेकर मेरा पहला प्रश्न है। क्या प्राचीन भारत में गुरुकुलों में केवल संस्कृत ही पढ़ाया जाता था? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, ये जो प्रश्न है कि क्या अंग्रेजी स्कूल में केवल इंग्लिश ही पढ़ाया जाता है या स्थानिक भाषाओं के स्कूल में केवल स्थानिक भाषा ही पढ़ाई जाती है क्या, उसके जैसा एक अज्ञानवश पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि गुरुकुल के बारे में बहुत से लोगों का यह भ्रम है कि गुरुकुल में केवल संस्कृत की ही शिक्षा दी जाती है। यह अत्यंत झूठ है। यह अत्यंत बड़ा भ्रम और एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि संस्कृत भाषा माध्यम थी और उस माध्यम से अनेक विषयों का अध्ययन गुरुकुलों में होता था। ऐसा प्रमाण हमें मिलता है कि प्राचीन भारत में जब अंग्रेज भारत में आए थे, उस समय भारत में 7 लक्ष यानी 7,32,000 गुरुकुल थे। और जो भारत के एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, धर्मपाल जी, उन्होंने अपने द ब्यूटीफुल ट्री में इसके संदर्भ में एक विस्तार से वर्णन भी दिया है। प्रत्यक्ष में भारत के गुरुकुल और जो भारत में विद्यापीठ थे, उसमें 14 विद्या तथा 64 कलाओं का अध्ययन होता था। और भारतीयों की जो जिज्ञासा थी और उनकी जो तार्किक क्षमता थी, इसके कारण हजारों वर्ष पूर्व ही भारत में विज्ञान के संदर्भ में अनेक शोध हुए थे। अति प्राचीन काल से भारत में अत्यंत उत्कृष्ट ऐसा शिक्षा तंत्र था। और भारत में जो धर्म के कारण एक आध्यात्मिक मूल्यों की जो देन थी, उसके कारण जो संभव हो पाया था संशोधन, तो भारत में विज्ञान की न्यूनतम 20 शाखाएं कार्यान्वित थी और उसके संदर्भ में प्रत्यक्ष संशोधन भी हो रहा था और प्रत्यक्ष जीवन में उसका उपयोगिता भी सिद्ध हो रही थी। और जो अन्य विषय, जो अन्य शाखाएं जो हमारे शिक्षण पद्धति में पुरातन काल से ही है, उसमें से सबसे महत्व का था कि खगोल शास्त्र, दूसरा है नक्षत्र शास्त्र, तीसरा है पानी से संबंधित विद्या यानी पानी से बर्फ बनाना और इत्यादि का जो विज्ञान था उसके संदर्भ का अध्ययन, धातु शास्त्र यानी भारत में जो लोहा बनता था और आज जो कुतुब मीनार के वहां जो विजय स्तंभ है, वो 800 वर्ष में उसको अभी तक गंज नहीं लगाया। वो रस्ट फ्री आयरन बनाने की तकनीक अभी आधुनिक विज्ञान भी नहीं बना पाया है। इतनी बड़ा धातु विज्ञान भारत में था। रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान इतना था कि पारे से भी सोना बनाने की प्रक्रिया पुरातन काल में इस देश में सहज थी। स्थापत्य शास्त्र, आजकल ये ताजमहल या चीन की दीवार को वो अजूब नमूना करके देख रहे हैं, मगर भारत के जो पुरातन मंदिर है 800, 1000, 1200 वर्ष पूर्व के, और उससे भी पहले मोहनजोदड़ो और उस समय की जो संस्कृति में उत्खनन में जो हमें कुछ पुरावे मिलते हैं, उसके आधार पर हमारा स्थापत्य शास्त्र कितना आधुनिक और मतलब परिपूर्ण वैज्ञानिक धरातल पे था, वो हमको अनुभव आता है। वनस्पति विज्ञान है, नौका नयन शास्त्र है, नौका निर्मित और नौका नयन शास्त्र भारत का एक बड़ा अध्ययन का विषय रहा है। और यंत्र विज्ञान आदि अनेक जो विषय है,
इसमें शिक्षा दी जाती थी, संशोधन हुआ जाता था। इसी के साथ यानी शौर्य से संबंधित शिक्षा यानी युद्ध और युद्ध कला और अन्य जो कलाएं हैं उसमें भी प्रचुरता से अध्ययन भारत में निरंतर चल रहा था। और संस्कृत जो था वो संस्कृत मुख्यतः एक भाषा थी, वो एक माध्यम था। इस माध्यम से यह सब विषयों का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि कुछ हजार वर्ष पूर्व जो कुछ सनातन धर्म का ज्ञान था, चाहे वेदों से आया हो, उपनिषदों से आया हो, वो सभी ज्ञान संस्कृत भाषा में उपलब्ध होने के कारण उसी माध्यम से यह सिखाया जाता था। और प्रत्यक्ष में जो जीवन को आनंदमय बनाना, जीवन का ध्येय प्राप्त करना, मकसद प्राप्त करना, उसके लिए जो उपनिषद एवं वेदों का जो ज्ञान था, वो जो सिखाने की पद्धति थी, जिससे व्यक्ति का एक उच्च चरित्र निर्माण होता था, व्यक्ति में एक अच्छे संस्कार निर्माण होते, और जिसके कारण हम एक वसुधैव कुटुंबकम ये संकल्पना हम कार्यान्वित कर सकते थे। तो ऐसे सब जो ज्ञान था वो भारतीय शिक्षा पद्धति में पुरातन काल से ही चल रहा है। और केवल संस्कृत की शिक्षा हो जाती थी, ये अत्यंत बड़ा भ्रांति नहीं, तो मैं तो ये इसको षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है प्रचार करके मैं उसको कहूंगा। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने गुरुकुलों के बारे में ये उल्लेख भी किया कि 7,32,000 गुरुकुल इसमें थे। तो मेरा यही प्रश्न आपसे कि इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं क्या? तो इसके बारे में आप हमें बताएं। निश्चित कार्तिक जी, यानी जिसके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं उसके संदर्भ में मैं अभी बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है कि मैं हमारे ऊपर राज करने वाले जो शत्रु बन के आए थे, हमारे हमको गुलाम बना रहे थे, उस अंग्रेजों के संदर्भ से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1813 के आसपास थॉमस मुनरो नाम के एक जो मद्रास प्रांत के तात्कालिक राज्यपाल थे, तो उन्होंने अपने क्षेत्र के कार्य विवरण में स्पष्टता से लिखा है, जिसको डॉक्यूमेंटेशन है, जो आज भी हमको इंग्लैंड के ब्रिटिश लाइब्रेरी में या संस्कृत की जो लाइब्रेरी है वहां पर इसके तथ्य हमें मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मद्रास प्रांत में 400 लोगों के पीछे न्यूनतम एक गुरुकुल है। यानी बहुत महत्व का सूत्र है कि 400 जनसंख्या के पीछे एक गुरुकुल होना उस समय का हमारा ये रेशियो था, पॉपुलेशन और हमारे जो स्कूलिंग का जो रेशियो था इस तरह का था। और तब के मद्रास प्रांत में आज का पूर्ण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एवं कर्नाटक का कुछ भाग आता था। यानी इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ के वो राज्यपाल थे, तो उनके क्षेत्र में 400 जनसंख्या के पीछे एक गुरुकुल था। यानी कितनी सुदृढ़ और हमारी ये गुरुकुल परंपरा कितनी धरातल पे थी, उसका यह एक सबसे पहला उदाहरण है, ऐसे कहना चाहूंगा। अब जो उत्तर भारत था, अर्थात जिसको आज पूर्ण पाकिस्तान, पूर्ण पंजाब, पूर्ण हरियाणा, पूर्ण जम्मू कश्मीर, पूर्ण हिमाचल प्रदेश, पूर्ण उत्तर प्रदेश, पूर्ण उत्तराखंड, ये जो क्षेत्र है उनको मिलकर जो उत्तर भारत था, उसमें के जो सर्वेक्षण के आधार पर जो आंकड़े मिलते हैं, उसके संदर्भ में G.W. लिटनर, इन्होंने 1822 में ही लिखा है कि उत्तर भारत में 200 लोगों के पीछे न्यूनतम एक गुरुकुल है। यानी मद्रास प्रांत में जहां 400 लोगों के पीछे एक गुरुकुल था, लिटनर कहता है कि उत्तर भारत में वो 200 लोगों के पीछे एक था। और माना जाता है कि मैक्स मुलर, जिसने भारत के शिक्षा व्यवस्था पर सबसे अधिक शोध किया है, वो लिखता है कि भारत के बंगाल प्रांत, पूर्ण पश्चिम बंगाल, असम एवं ऊपर के जो 7 प्रदेश में 80 सहस्त्र से अधिक गुरुकुल हैं, और वो कई वर्षों से निर्बाधित रूप में चल रहे हैं। यानी वो केवल तात्कालिक स्थिति थी ऐसे नहीं था, तो वो सैकड़ों वर्षों से सुचारू रूप से चल रहे थे और अपने शिक्षा विद्यादान का जो कार्य है वो व्यवस्थित कर रहे थे। तो उत्तर एवं दक्षिण भारत के आंकड़े से और कुल और औसत इनका अगर हम निकालते हैं, तो इससे यही ज्ञान होता है कि भारत में 18वीं शताब्दी तक एक औसतम 300 व्यक्ति के पीछे न्यूनतम एक गुरुकुल था। अब चौंकाने वाला यह तथ्य है कि 18वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी,
और 20 करोड़ जनसंख्या में 300 लोगों के पीछे एक गुरुकुल। तो इसके अनुसार भारत में 7,32,000 गुरुकुल होना चाहिए। अब रोचक बात यह भी है कि ये अंग्रेज क्या करते थे, प्रत्येक 10 वर्ष में भारत का सर्वेक्षण भी करवाते थे और उस सर्वेक्षण के अनुसार 1822 में लगभग भारत में कुल गांवों की जो संख्या थी वो 7,32,000 थी। यानी इसका अर्थ एक ही है कि उस समय हमारे छोटे छोटे गांव थे, छोटी छोटी जनसंख्या थी और औसतन एक गांव के पीछे एक गुरुकुल हुआ करता था। हो सकता है कि कोई बड़ा जनसंख्या वाला गांव हो तो वहां पर गुरुकुल की संख्या अधिक होती है और कहाँ अगर 50-100 लोगों का छोटा ये हो तो आसपास के 2-4 गांव मिलकर एक आधा गुरुकुल होता होगा। मगर 1822 के आसपास भारत में 7,32,000 के पास आसपास गांव थे और करीब करीब हर गांव में एक गुरुकुल था, ऐसा आंकड़ा हमें मिल रहा है। 16 से 17 वर्ष भारत में प्रवास करने वाले जो एक शिक्षा शास्त्री लुडलो थे, उन्होंने भी 18वीं शताब्दी में यही स्पष्टता से लिखा है कि भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में गुरुकुल नहीं है। और वे आगे यह भी कहते हैं कि मैंने एक भी बालक ऐसा देखा नहीं जो गुरुकुल जाता नहीं। इसका मतलब 1820 के आसपास भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि वो हर बालक, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, हर व्यक्ति को शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे इस देश में थी और हमारी पूर्ण जनसंख्या शिक्षित थी। परंतु ये तो अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि उन्होंने ऐसे अपप्रचार शुरू कर दिया कि भारत के लोग पिछड़े हैं, अशिक्षित है, पुरातन है, और ऐसा अपप्रचार करके उन्होंने उनकी पाश्चात्य या आधुनिक शिक्षा थोपने का प्रयास किया गया। ये एक तरह से भारत पर किया हुआ वैचारिक और बौद्धिक अत्याचार है और उसके लिए अंग्रेजों ने क्षमा मांगनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें तथ्यों के साथ यहाँ पर बताया कि गुरुकुलों की स्थिति कैसे थी और उसके प्रमाण कैसे है, ये भी हमारे सामने आपने रखा। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि प्राचीन गुरुकुलों की व्यवस्था के विषय में आप हमें सभी को बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कार्तिक जी, क्योंकि ये गुरुकुलों की व्यवस्था जानकर लेना हमें बहुत आवश्यक है। तो तात्कालिक समय में राजा की सहायता से एवं समाज से पोषित ये गुरुकुल होते थे और राजा और समाज दोनों समान दायित्व लेकर ये शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान देने के कारण 18वीं शताब्दी तक भारत में 97% 97% साक्षरता थी। बालक का आयु 5 वर्ष, 5 माह और 5 दिवस इतनी होने पर उस बालक का गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था। प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक इन बालकों का विद्यार्जन का क्रम चलते रहता है और ऐसे निरंतर 14 वर्ष विद्यार्जन वो करते थे। सभी वर्गों के बालक और निःशुल्क रूप से 20 से अधिक 20 से अधिक विषयों का अध्ययन कर गुरुकुल से बाहर निकलते थे। और वे जब गुरुकुल से बाहर निकलते थे तो वो सही मायने में आत्मनिर्भर तथा देश और समाज की सेवा हेतु सक्षम होकर निकलते थे। और इसके उपरांत अगर किसी को विशेष अध्ययन करना है, विशेषज्ञता प्राप्त करनी है, किसी विषय में पांडित्य प्राप्त करना है, तो उसके हेतु भी आगे की शिक्षा व्यवस्था थी। भारत में विभिन्न विषय वाले विषय सिखाने जैसे शल्य चिकित्सा हो, आयुर्वेद हो, धातु कर्म हो, ऐसे विविध विषयों के विविध विश्वविद्यालय कार्यान्वित थे। नालंदा एवं तक्षशिला ये तो 2000 वर्ष पूर्व के विश्वविद्यालय हैं, परंतु मात्र 150 से 170 वर्ष पूर्व जब अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता जमाने के प्रयास में थे, उस समय में भी लगभग 500 से 525 विश्वविद्यालय भारत में कार्यान्वित थे। मगर अंग्रेजों ने क्या समझ लिया कि इनकी शिक्षा व्यवस्था
भारतीय लोगों को स्वधर्म, स्व संस्कृति, स्व इतिहास, स्व परंपरा इसके बारे में उनका स्वाभिमान देकर उनका स्वाभिमान जागृत रखती है। और ये शिक्षित जो जन है, इनको धर्मांतरित करना कठिन है। और जब तक हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं होगा, तब तक अंग्रेजों को अधिक समय तक राज करना संभव नहीं होगा। ये जानकर सबसे पहला आघात अंग्रेजों ने कहा किया है, तो वो शिक्षा व्यवस्था पर किया। और जो शिक्षा प्रणाली थी उसको नष्ट कर उन्होंने अपनी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को लाद कर भारत के मानसिक और बौद्धिक गुलामों का बीज बोया था, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी कि ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही कि मैकॉले द्वारा गुरुकुलों को बंद करवाकर ये जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी तो उसको समाप्त कर दिया गया था, तो इसके विषय में आप हमें बताएं। जैसे अभी हम उनकी मनीषा जान रहे थे कि कैसे अंग्रेजों को भारत को नियंत्रित करना था। नियंत्रण करने के लिए जनता को कैसे धर्मांतरित करना आवश्यक था। धर्मांतरित करने के लिए पहले उनको स्व शिक्षा, स्व धर्म, स्व संस्कृति इनसे दूर लेके जाना आवश्यक था। तो ये कल्पना ध्यान में रखकर कैसे ये षड्यंत्र किया है अंग्रेजों ने, वो थोड़ा सा हम समझ लेंगे। अंग्रेज का एक बड़ा होशियार, चालाक और धूर्त अधिकारी था, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसको हम टीबी मैकॉले के नाम से जानते हैं। ये 1834 में भारत में आया था। उन्होंने भारत में आए विविध क्षेत्र में यात्राएं की और सर्वेक्षण किया। वो धूर्त और चालाक होने के कारण वे समझ गए कि अंग्रेजों के पहले जो आक्रांता आए थे, अर्थात जो यवन आए थे, मुगलों ने भारत के राजाओं, भारत की साधन संपदा एवं धर्म के नाश करने की जो भूल की है, उससे इस पुण्यभूमि भारत को कदापि नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता, उनको पददलित नहीं किया जा सकता है। अगर भारत को नियंत्रण करना है, भारतीय नागरिकों को नियंत्रण करना है, तो उनको अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा एवं सभ्यता के बारे में उनके मन में गलत विचार निर्माण करना होगा और उसके लिए उनके मन से ये विचारों का नाश करना आवश्यक होगा। इनको अगर अंग्रेजों के पराधीन करना है, अंग्रेजों के गुलाम बनाना है, तो इनके मन से उनके धर्म के प्रति का स्वाभिमान, संस्कृति के प्रति का स्वाभिमान, इतिहास के प्रति का स्वाभिमान नष्ट करना होगा। और जब उन्होंने ये सूत्र को जान लिया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो इंडियन एजुकेशन एक्ट नाम का एक कानून बनाकर भारत के समस्त गुरुकुलों को बंद करवाया। देखिए अंग्रेज कैसे होशियार है। वो विध्वंसक और षड्यंत्र पूर्वक जो कार्य करना है वो भी कानूनी रूप से करते। उन्होंने सीधा सीधा एक कानून लाया और भारत के सभी गुरुकुल जो है वो बंद करवा दिए। अब शिक्षा तंत्र को जो उन्होंने नया था, वो इसी लक्ष्य से उन्होंने निर्माण किया था। जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का तंत्र था, उसके माध्यम से अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी परंपराओं के विषय में भारतीयों के मन में नकारात्मक विचार निर्माण करना, भारतीयों के मन में हीनता की भावना निर्माण करना, तथा विदेशी जो कुछ है, यानी अंग्रेज जो कुछ लाद रहे या अंग्रेज जो कुछ दे रहे वह बहुत अच्छा है, ऐसे भाव उन्होंने नागरिकों के मन में निर्माण करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति को निर्माण किया। बिना तर्क किए विषय को समझने के बजाय विषय को रटकर आत्मसात करना, और विषय भले ही ना समझा हो मगर रटकर परीक्षा में गुण प्राप्त करके अपना बड़प्पन उजागर करना, ऐसे संस्कार उन्होंने बाल मन में ही बच्चों के मन में डालकर किसी भी विषय को समझने के बजाय रटकर मार्क मिलाकर प्रथम द्वितीय आने की ओर लगी है। और आज भी हम वही देख रहे हैं कि सब लोग रटकर मेरिट लिस्ट या पहले आना चाहते, भला ये विषय समझे ना समझे। तो पूर्णतः ये जो तंत्र था वो भारतीय शिक्षा तंत्र के विरोध में था। स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्व इतिहास, स्व संस्कृति के प्रति हीनता का भाव भारतीयों के मन में निर्माण करने वाला था। पाश्चात्य ये कुछ अलग है, उनकी शिक्षा हो, उनका तंत्र हो, वो सब कुछ श्रेष्ठ है, ऐसी मानसिक और बौद्धिक गुलामों का बीज इसके माध्यम से डाला गया। और
इस तरह से भारतीय और भारत को नियंत्रित करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया और जिसका मुख्य स्रोत बना ये लॉर्ड मैकाले। जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जैसे बताया तो वैसे हम स्थिति आज हम सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से लॉर्ड मैकॉले शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हमारी व्यवस्था चल रही है। गुरुकुल तो उद्ध्वस्त ही हो गए हैं और इसके कारण से आज हम कहीं पर तो एक गुलाम बन गए हैं, ऐसे ध्यान में आ रहा है। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि भारत के गुरुकुलों की व्यवस्था की तुलना में यूरोप और अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। सामान्य बच्चों के लिए सार्वजनिक विद्यालयों का प्रारंभ करने वाला कानून सबसे पहले इंग्लैंड में वर्ष 1870 के आसपास हुआ, यानी 1870 में। और उसके बाद शिक्षा के संदर्भ में यूरोप और अमेरिका में इस कानून की प्रक्रिया अन्य देशों में भी शुरू हुई। मगर यह कब हुई? जब भारत में सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष से गुरुकुल शिक्षा पद्धति स्थापित थी और जब भारत की 97% जनसंख्या साक्षर थी, प्रगल्भ थी, उस समय सबको शिक्षा देना चाहिए, इसके संदर्भ में जो कानून अंग्रेजों ने बनाया वो बाद में यूरोप और अमेरिका में प्रसारित हुआ। तो भारत के हजारों वर्ष के बाद शिक्षा का महत्व इन पाश्चात्य देशों ने जानकर अपने यहाँ शिक्षा अनिवार्य करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया। यानी भारत का जब शिक्षा व्यवस्था अत्युच्च स्थान पे थी, तब इंग्लैंड के बच्चों को शिक्षा लेने का, पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इतनी विदारक स्थिति शिक्षा व्यवस्था की यूरोप अमेरिका में थी। मगर ये एक प्रश्न आता है कि क्या यूरोप में, अमेरिका में या इंग्लैंड में इसके पहले वहां विश्वविद्यालय या विद्यालय नहीं थे? नहीं, विद्यालय थे, वहां कुछ मात्रा में विद्यालय थे, परंतु उनकी क्या मानसिकता थी कि जो कुछ शिक्षा है वो महलों के भीतर, और जो राजकाज देखते हैं, राजघराने हैं या जो उनके सामंत है, लॉर्ड है, उनके ही परिवारों को केवल शिक्षा देनी चाहिए और सर्वसामान्य लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। वो तो सब राजा महाराजाओं की सेवा करने के लिए होते हैं, उनके लिए शिक्षा आवश्यक नहीं। इसलिए जो कुछ विद्यालय थे वो महलों के भीतर, राज परिवार या जो उस समय राज्यकर्ता उनके लॉर्ड वगैरह थे उनके लिए थी। तो शिक्षा में भी ऊंच नीच का भेद था उनके यहाँ, और शिक्षा केवल राज परिवार के लिए मर्यादित करके बाकी सब अशिक्षित ही समाज पर वो राज कर रहे थे। तो इतना बड़ा विरोधाभास भारत और यूरोप अमेरिका के संदर्भ में दिखाई देता है। जब भारत की जनसंख्या 97% शिक्षित थी, तो शायद वहां के 3% जो राजघराने या राज्यकर्ता थे वो शिक्षित थे। इतना बड़ा विरोधाभास शिक्षा की स्थिति में भारत और यूरोप में था। जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, एक शंका मन में निर्माण होती है, वो आपके सामने उपस्थित करता हूँ कि प्राचीन भारत में बताया गया कि गुरुकुलों के माध्यम से विज्ञान पढ़ाया जाता था, वह सभी सिखाया जाता था, आधुनिक रूप से भी सिखाने का प्रयास किया जाता था। परंतु आज जो भी सारे विज्ञान के शोध हो रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो ये यूरोपीय वैज्ञानिक है, उनके नाम पर ये हो जाते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का इसमें क्या सहभाग है, इसके बारे में आप हमें बताएं। कार्तिक जी, सबसे पहले मैं एक मानसिकता के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जहां पे सही शिक्षा और सही ज्ञान मिलता है वहां से श्रेयवाद दूर रहता है, ज्ञान से नम्रता आती है, तो श्रेय लेने का प्रमाण कम रहता है। और जहां ऊपरी ऊपरी ज्ञान रहता है, ऊपरी ऊपरी शिक्षा रहती है, तो व्यक्ति श्रेयवाद में या हम कैसे श्रेष्ठ है ये बताने में उलझ जाते हैं। तो मूल तो सनातन धर्म और पाश्चात्य जो पंथ है, रिलीजन है, उसमें यही विचारधारा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने वेद लिखे, ग्रंथ लिखे, मगर उन्होंने कोई अपना नाम लिखने की चेष्टा नहीं किया था। उनको लगता था कि ये तो सब ज्ञान मुझे कोई दे रहा है, ईश्वर दे रहा है, ये दिव्य शक्तियां दे रही है, तो उन्होंने कभी अपना नाम डालने का प्रयास नहीं किया। तो भारतीय जनमानस में किसी का श्रेय लेना या ज्ञान को अपने नाम पर ये करके उसका एक प्रसिद्धि के पीछे जाना, ये मूलतः धर्म और अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान, इनका एकत्रीकरण होने के कारण व्यक्ति के मन में ये लोकेशणा, अर्थेषणा, इस प्रकार की प्रसिद्धि की लोलुपता ही नहीं होती है। तो मूलतः ये मानसिकता का फर्क हमें समझकर फिर आगे का बातों को हमको समझने की आवश्यकता है।
और आपने जो प्रश्न पूछा है उसका विस्तृत रूप से अगर मुझे आपको बताना है तो हमारी ज्ञान परंपरा का क्या महत्व है वो हमें भी जानने की आवश्यकता है और विश्व में भी इसका क्या सहयोग का महत्व है वो भी ध्यान में आ जाएगा। अब भारतीय विज्ञान की जो परंपरा है वो विश्व की अति प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं है। मैं प्राचीन वैज्ञानिक परंपराओं में से एक ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि उस समय वो एक ही परंपरा चल रही थी। भारत में ईसा से 3300 वर्ष पूर्व जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की जो खुदाई में प्राप्त हुई है, जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके प्रमाण हमें मिले हैं। वहां जो प्रमाण मिलते हैं उससे हमारे वैज्ञानिक दृष्टि का थोड़ा सा अंदेशा हमको मिल सकता है तथा उस समय हम कौन से वैज्ञानिक उपकरण प्रयोग कर रहे थे उसका भी पता हमें चल सकता है। ईसा पूर्व 3300 वर्ष पूर्व और अभी जो आधुनिक विज्ञान है वो 400 वर्ष पूर्व का है। तो कितना हजारों वर्ष पूर्व हम वैज्ञानिकता में प्रगल्भ थे ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति थी वो हम समझ लेंगे। और दो बड़े नाम इसके संदर्भ में सामने आते हैं, एक है चरक और एक है सुश्रुत। अब खगोल विज्ञान और गणित के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति थी तो उनका विचार करते हैं तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट द्वितीय ये तीन बड़े संशोधकों का नाम हमारे सामने आता है। अब रसायन विज्ञान का अगर हम विचार करते हैं तो नागार्जुन नागार्जुन की जो रसायन विद्या है उसकी जो खोज है उसके योगदान के बारे में हमें वार्ता करनी आवश्यक है। अब इनकी खोज जो उन्होंने उस समय लगाई थी उसके संदर्भ में आज भी किसी न किसी स्वरूप में प्रयोग चल रहे हैं। भारत का विज्ञान और भारत के विज्ञान का विकास प्राचीन समय से ही हो गया था। और भारतीय विज्ञान की श्रेष्ठता कैसे है कि जिस समय यूरोप में उनके नागरिक घुमक्कड़ जातियां बनकर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और ऋतु के मुताबिक अलग अलग जगह अपनी बस्तियां बसा रहे थे, बस्तियां कैसे बसाना है वो सीख रहे थे। उस समय या उससे भी कई हजारों वर्ष पूर्व भारत में सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो इतनी सुनियोजित ढंग से बसी हुई थी, नगर की रचना, नगर की संकल्पना लेकर वो बसाई गई थी। तो वो कितनी प्रगत और प्रगल्भ थी, ये घुमक्कड़ जातियों की बस्ती बसाने की प्रक्रिया में वो कितनी श्रेष्ठ थी, यह समझ के लेने की हमें आवश्यकता है। जिस समय ये घुमक्कड़ बन के घूम रहे थे उस समय भारत में भवन निर्माण, धातु विज्ञान, वस्त्र निर्माण, परिवहन व्यवस्था इत्यादि क्षेत्र में हम अत्यंत उन्नत स्थिति में थे, अत्यंत विकसित स्थिति में थे। उस समय भारत में चाहे गणित हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे रसायन हो, चाहे खगोल हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे धातु विद्या हो, इन सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने खूब उन्नति किया था, खूब संशोधन किया था। और विज्ञान की यह जो परंपरा है यह ईसा के जन्म के लगभग 200 वर्ष पूर्व से ही शुरू हो गई थी और ईसा के जन्म के बाद लगभग 11वीं सदी तक ये विज्ञान परंपरा अत्यंत विकसित अवस्था में आई थी। और इस कालावधि में आर्यभट्ट हो, वराहमिहिर हो, ब्रह्मगुप्त हो, बोधायन हो, चरक हो, सुश्रुत हो, नागार्जुन हो, कणाद इत्यादि से लेकर सवाई जयसिंह तक हमारे पास एक लंबी वैज्ञानिकों की एक परंपरा हमारे पास है। अपवादात्मक नहीं हुआ था, हमारे पास वैज्ञानिकों की एक परंपरा ही है। और मध्य यानी मुगल आने के बाद, मध्यकाल में जब मुगल इस भारत में आए, आक्रांता बन के आए, उसके बाद ये देश लगातार युद्ध में, लड़ाइयों में, संघर्ष में रत रह रहा था। उस समय
भारतीय वैज्ञानिक परंपरा का विकास थोड़ा सा रुक रुक कर होना शुरू हुआ, तो कुछ समय वो रुका भी था। किंतु प्राचीन भारतीय विज्ञान पर आधारित जो ग्रंथ थे, उस समय वे अरबी और फारसी या बाद में अंग्रेज आने के बाद अंग्रेजी भाषा में उनका खूब अनुवाद हुआ, और ये शास्त्र उन्होंने अपने क्षेत्र में अध्ययन करके एक वहां पे विज्ञान की परंपरा उन्होंने शुरू करने का प्रयास किया। इससे महत्व की बात मुझे यही बताना है कि यह एक महत्वपूर्ण चरण था कि भारत में जो विज्ञान परंपरा विकसित हुई थी और एक वैज्ञानिक परंपरा की एक श्रृंखला भारत में निर्माण हुई थी, वो आक्रांताओं के काल में विविध देशों में गई। उन्होंने वहां पे विज्ञान के संदर्भ में शिक्षित किया और उन्होंने उस पर संशोधन करके आगे का कार्य शुरू किया, और उस समय भारत मुगल और अंग्रेजों के साथ निरंतर लड़ाई और आक्रमणों में व्यस्त था। और उन्होंने जो नए शोध लगाए, उसका मूल सार उन्होंने हमारे परंपरा से लिया था, हमारे धर्म ग्रंथों से लिया था और अपने नाम पर प्रकाशित किया था। तो मैंने सबसे पहला जो सूत्र बताया था कि भारतीय मानसिकता में लोकेशणा, यानी मुझे कुछ मान सम्मान मिले, मेरा नाम हो, इस प्रकार का विचार न होने के कारण भारतीय परंपरा में उन्होंने स्वयं का उदो उदो नहीं किया था। स्वयं के नाम पर विज्ञान को खपाने का और उसका कुछ आर्थिक लाभ लेने का प्रयास नहीं किया था। उसके उल्टा, जहां पर ये चुराकर ग्रंथ लेके गए, भाषांतरित किया और उन्होंने ज्ञान चुराया और चुराए हुए ज्ञान पर संशोधन करके उस समय उन्होंने अपने नाम पर उसको प्रकाशित करके आधुनिक विज्ञान में उन्होंने अपने नाम पर जो लिया है, तो एक तरह से भारतीय ज्ञान की चोरी करके अपने नाम पर वो लिखाने जैसी एक बड़ा महापाप उन्होंने किया है। तो ये सत्य जानने के बाद हमें पता चलता है कि अभी भी जो विज्ञान की शोध हो रहा है, उसका मूल स्रोत हमारे ग्रंथ, हमारी ये जो वैज्ञानिक परंपरा है, यही है। और अभी ये ज्ञान हमको समझकर भारतीय मानस में इसके बारे में जागृति करना कि हम, ये हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारी वैज्ञानिक परंपराएं श्रेष्ठ है, हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की परंपरा श्रेष्ठ है। पाश्चात्य और अन्य देशों में जो संशोधन हो रहा है, उसका मूल स्रोत हमारे ग्रंथ और हमारा ही ज्ञान था। केवल उन्होंने अपने जीवन को सुधारने के लिए या शस्त्रास्त्र बनाकर दूसरे राज्यों पर राज करने के लिए हमारे तंत्र का उपयोग उन्होंने टेक्नोलॉजी में उपयोग करके उन्होंने साधन सुविधा निर्माण किया है। अन्यथा वो जो कह रहे हैं वो सब सिद्धांत तो हमारे धर्म ग्रंथ के ही है। तो यह समझकर हम जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो भ्रम है कि पाश्चात्यों ने विज्ञान में कुछ संशोधन किया है, वो लोगों के मन से निकल जाएगा और हमारे मन में अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना इतिहास और अपनी जो वैज्ञानिक परंपरा है, इसके बारे में एक स्वाभिमान जागृत होगा। तो ये भारत पुनर्निर्माण का ये बीज बनेगा, ऐसे मुझे लगता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी द्वारा हमारा जो वैज्ञानिक इतिहास है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। मेरा सभी से निवेदन है, आप जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप अवश्य ये लिंक सभी को शेयर करें। YouTube पर आप ये लिंक सभी को शेयर कर सकते हैं और आप जिनको भी यह भेजेंगे उनसे आग्रह करें कि ये महत्वपूर्ण इतिहास है, इसको आप अवश्य जानकर लीजिए, क्योंकि ये जो सत्य बातें जो अभी हमें सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी बता रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण हमारे मन में स्वाभिमान भी निर्माण होने वाला है। इस चर्चा को हम आगे लेकर चल रहे हैं। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अनादिकाल से जो भारत की वैज्ञानिक परंपरा चलती आ रही है, जो विज्ञान द्वारा जो उन्नति के विषय के बारे में भी आप हमें सभी को विस्तृतता से अवगत करवाएं। जी कार्तिक जी, यानी हमारी जो सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पूर्व से जो भारतीय वैज्ञानिक परंपरा जो निर्माण हुई है और जो चल रही है, उसको हम सामान्यतः दो चरणों में उसको बांट सकते हैं, और दो चरणों में बांटकर उसके बारे में हम जान सकते हैं कि कौन से काल में कैसे उसकी उन्नति की प्रक्रिया रही। सबसे पहला है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान का काल, और दूसरा है मध्यकालीन या आधुनिक विज्ञान के उत्कर्ष का काल। अब भारत में जो वैज्ञानिक अनुसंधानों का और जो आविष्कारों की जो परंपरा है, वो अनादिकाल से चलती आ रही है। जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जातियां बस रही थी, जिनको अपना
घर निर्माण करने की कला पता नहीं थी। उस समय हमारे भारत में सिंधु घाटी में अत्यंत प्रगत वैज्ञानिक धरातल पर बसी हुई एक सिंधु घाटी सभ्यता कार्यान्वित थी। नगर बसाना, नगर की रचना आदर्श करना, यहाँ से लेके तो पक्के घर बनाने की प्रक्रिया और उससे लगने वाला जो सब अनुसंधान है, विज्ञान है, उससे सब के लिए वो शिक्षित और कुशल थे। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि स्थानों पे खुदाई में ये पूर्ण उसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। भले ही आज वो नगर खंडर के रूप में हो, परंतु आज वो हमारे आंखों के सामने है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो भारतीय वैज्ञानिक परंपरा का ही यह प्रमाण है। ऐसे केवल वो संस्कृति का प्रमाण है ऐसे नहीं, वो हमारे वैज्ञानिक परंपरा का भी प्रमाण मानना चाहिए उसे। अब इस संस्कृति में नगरों में भवन कैसे थे, नगरों की सड़कें कैसी थी, वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम या नालियां या जो कूड़ा कचरा बहने की जो प्रक्रिया थी वो कैसी थी, घरों में स्नान करने के लिए स्नानागार या स्नान गृह कैसे थे, घर में जो साहित्य रखने के लिए, धन धान्य रखने के लिए जो गोडाउन जैसे जो कोठार यानी कोठी घर जो हम बनाते हैं तो कैसे थे। तो इसमें पक्की ईंटों का जो है कला कुसर था, वो निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। तो यहाँ के जो निवासी थे वो जहाज द्वारा विदेश से व्यापार करते थे। इसका मतलब इस संस्कृति में जहाज निर्मित से लेके तो समुद्र प्रवास करके जाना यानी दिशा दर्शन, जहाज चलाने की जो प्रक्रिया है और वो दूर देशों में बसे इनके साथ व्यापार तंत्र, ये सब जो ज्ञान था उनके पास उपलब्ध था। अब व्यापार करना है तो माप तौल का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो माप तौल का भी ज्ञान वहां पर प्रगल्भ स्थिति में था। अंतर्गत परिवहन कैसे था, तो अंतर्गत परिवहन बैलगाड़ी, घोड़ों आदि प्राणियों का भी उसमें उपयोग होता था। कृषि किस अवस्था में थी, तो कृषि अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। मतलब फल फूल बगीचे से लेके तो धन धान्य सब्जियां सब के बारे में वो कृषि का एक विशिष्ट अवस्था में वो प्रगत अवस्था में थी। धातुओं के उपयोग वो करना चाहते थे, कांसे के धातु का वो उपयोग करते थे और कांसे से बने हुए हथियार और औजार, उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मेटलर्जी, जिसको मेटलर्जी कहते हैं, तो धातु शास्त्र वो जानते थे और वो प्रक्रिया करके उसका उपयोग वो करते थे। वहां पर सुनार था, वो सोने का काम, चांदी का काम या बहुमूल्य रत्नों का आभूषण बनाना यानी कला कुसर, और वो उसको सोना और ये धातु गलाने की, उसको बनाने की, आकार देने की प्रक्रिया वो सब जानते थे, यानी अत्यंत प्रगत अवस्था में था। इसका अर्थ दूसरा यह भी है कि ये लोग खनन विद्या में भी पारंगत थे। सोना चांदी ये जमीन में से कैसे मिलाए, कैसे निकाले, रत्नों को कैसे ढूंढे, ये सब विद्या उनमें वो प्रगल्भ थे। और सबसे महत्व की बात है, कठोर रत्नों को काटने, उनको गढ़ने हो या छेद करने के लिए बहुत नाजुक, बहुत धारदार और अच्छे उपकरणों की आवश्यकता होती है। और ये बनाने के लिए अत्यंत आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया आपके पास होना आवश्यक होता। तो ऐसे सभी उपकरण उनके पास उपलब्ध थे। ये लोग वस्त्र निर्मित में ऊनी वस्त्र भी बनाते थे और सूती वस्त्र भी बनाने के लिए सक्षम थे। और इन लोगों की जो संस्कृति को इतिहासकारों ने हड़प्पा संस्कृति के नाम से उन्हें बताया है या उन्हें जाना गया है। तो वैदिक काल के लोग खगोल विज्ञान का तो अच्छे से ज्ञान रखते थे। वैदिक भारत में 27 नक्षत्रों का पूर्ण ज्ञान था। वे वर्ष, महीना और दिन, इसके रूप में जो समय का विभाजन था वो क्यों किस कैसे होता है इसके बारे में वो पूर्ण परिचित थे। लगत नाम के ऋषि ने ज्योतिष वेदांग के माध्यम से तात्कालिक जो खगोलीय ज्ञान था वो सुसूत्रित करके व्यवस्थित करके ग्रंथ रूप में उन्होंने बनाया था। मौसम परिवर्तन कैसे होते हैं, ऋतु कितने होते हैं, कौन से समय कौन से ऋतु का परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन में निसर्ग में क्या परिणाम होता है, व्यक्ति पे क्या परिणाम होता है, या ऋतु के साथ शरीर में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति है और कौन से ऋतु में कौन से सूक्ष्म जीवों का आरोग्य की दृष्टि से सर्ग हो सकता है, इसके बारे में उनको ज्ञान था। रोग
पैदा करने वाले जंतु और आनुवंशिक कौन से हैं, इसके बारे में उनको ज्ञान था। और इतने सब सिद्धांतों को उस समय मान्यता प्राप्त भी मिली थी। आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति, उसका अलग अलग आयामों में उपयोग किया जाता था। आवश्यकता पड़ने पर शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी करने की भी उस समय उपलब्धता थी, और शल्य चिकित्सक यानी सर्जन भी उपलब्ध थे। उसके बाद अनेक वर्षों के बाद अरबों ने तथा यूनानियों ने शल्य चिकित्सा सीखकर उसको अपनाया है। तब तक उनको इस ज्ञान के बारे में जानकारी ही नहीं थी। और फिर तो रोम साम्राज्य में भारत की ये जो जड़ी बूटियां है, उसकी मांग बढ़ गई, और उनकी मांग के साथ ये आयुर्वेदिक चिकित्सा भी उस क्षेत्र में प्रचलित होने लगी थी। उसी काल में वनस्पति तथा जंतुओं के बाह्य तथा आंतरिक संरचना के बारे में भी तत्कालिक वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया था। कृषि क्षेत्र में जो मिट्टी है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए सेंद्रिय या बायोलॉजिकल कौन से उर्वरक उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में संशोधन करके उन्होंने खाद इत्यादि की निर्मित किया था। फसल का चक्र कैसे होता है, कौन से समय में कौन सी फसल लेना चाहिए, कौन से समय में कौन सी फसल टालना चाहिए, इसके बारे में उनका अध्ययन होने के कारण वो चक्र पद्धति से फसल लगाई जाती थी, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बचती थी और फसल भी योग्य मात्रा में आती थी। तो भारत में वैज्ञानिक प्रगति का वो स्वर्णिम काल था। ईसा से पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर ईसा के बाद 6वीं या 7वीं शताब्दी तक ये स्वर्णिम काल रहा। उसके बाद जब मौर्य काल आया, तो मौर्य काल में अधिकतम अस्त्र और शस्त्रों का विकास की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान गया। कुछ यांत्रिक अस्त्रों जैसे प्रक्षेपक इत्यादि की निर्मित की प्रक्रिया शुरू हो गई। विकास तथा सिंचाई के संदर्भ में अभियांत्रिकी का संशोधन हुआ, अनुसंधान हुआ, और उसकी उपयोगिता फिर प्रचलित होने लगी थी। इस काल में भू सर्वेक्षण की भी तकनीक अत्यंत विकसित अवस्था में थी। विशालकाय स्तंभों के निर्माण हुए और अनेक प्रकार के कौशल का उपयोग, ये इस युग की विशेषता थी। और इसके बाद जो गुप्त काल आया, गुप्त काल में जब विज्ञान की सभी शाखाओं में उल्लेखनीय प्रगति शुरू हुई, तो उसके बाद दूसरा चरण वैज्ञानिक प्रगति का शुरू हुआ। तो इस तरह से जो प्राचीन वैज्ञानिक अनुसंधान का काल है, वो अत्यंत स्वर्णिम काल था। सबसे महत्व का था कि वो मनुष्य को उपयोगी था, यानी ऐसे विज्ञान की निर्मित हुई, ऐसे अनुसंधान निर्माण हुए जो मनुष्य, प्राणी, वनस्पति या ये जो हमारा पूरा वातावरण है, उसको पूरक ऐसे विज्ञान का निर्माण हुआ। ऐसे विध्वंसक विज्ञान का निर्माण नहीं हुआ जिसके लिए मनुष्य का अस्तित्व खतरे में जाए या पृथ्वी का अस्तित्व संकट में पड़े। इस तरह का विज्ञान का निर्माण उस काल में नहीं हुआ। तो विज्ञान और धर्म का समन्वय था। मनुष्य का सुख और आनंद केंद्र बिंदु था। मनुष्य के साथ सभी प्राणी मात्रों के साथ सहजीवन ये केंद्र बिंदु था। तो विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के साथ ये जो हमारा स्वर्णिम काल था, वो अत्यंत उत्कर्ष और चरम सीमा पर था, ऐसे मुझे लगता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी ने हमें जो भारतीय विज्ञान परंपरा के बारे में यहाँ पर बताया है, किस प्रकार से हमारी विज्ञान परंपरा के ऊपर आघात हुए, हमारी भारतीय गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया, हमें हमारी ज्ञान परंपरा से, हमारी संस्कृति से दूर कर दिया गया, और इसके कारण आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से दूर चली गई है। यही सत्य बात हमें आज के इस धर्म विज्ञान के इस मालिका से समझ में आई। हम आगे भी हमें इस विज्ञान परंपरा की क्या उपलब्धियां थी, ये हम जानकर लेने वाले हैं। कल इस धर्म विज्ञान की मालिका में ये हम महत्वपूर्ण विषय समझ कर लेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य कल का ये महत्वपूर्ण विषय हमारा देखें। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी के माध्यम से हमें महत्वपूर्ण विषय समझ में आ रहा है, इसलिए हम सभी उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। मैं दर्शकों से फिर से निवेदन करना चाहूँगा, यदि यह सुनते समय आपके मन में कुछ शंका हो तो अवश्य आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान हम पूर्ण रूप से करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से
आज का धर्म संवाद का यह विशेष कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।